हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रियलिटी विद सचिन। तो आज हम अगर आप रियल इस्टेट करते हो, बिल्डर हो या डेवलपर हो या बायर हो या कोई कंसल्टेंट हो, तो सभी को इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है कि रेरा होता क्या है और आखिर इस रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले 2010 से लेके 2015 के बीच में नहीं था और आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि रेरा आया। 2016 में रेरा आया कि क्यों आया। इस टॉपिक का A to Z डिस्कशन करेंगे कि रेरा होता क्या है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2010 से 2015 के बीच में काफ़ी जो डेवलपर थे या बिल्डर थे, उन्होंने जो प्रोजेक्ट लेके आए अपने नए प्रोजेक्ट लेने के बाद में काफ़ी लोगों के साथ स्कैम हुआ कि प्रोजेक्ट मार्केट में आया और उन्होंने डिलीवर्ड नहीं किया या अपने आप को बैंक करप्ट दिखा दिया। क्या करते थे पहले, क्या होता था, जैसे हम वो क्या करते हैं, ब्रोचर पे आपको दिखा रहे हैं कि हम ये आपको ABC स्ट्रक्चर है, ये बना के देंगे, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे कुछ देख लें तो उसमें XYZ कुछ ही भी बन रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसका सॉल्यूशन नहीं था। जैसे उसने कमिटमेंट की कि मैं आपको 3 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर कर दूंगा बिल्डर ने, लेकिन वो 3 साल की जगह प्रोजेक्ट को ले जा रहा है 5 साल ले जा रहा है, 6 साल ले जा रहा है। तो जो बायर होते थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, क्योंकि बायर को तो भाई उसने अमाउंट दिया है, 3 साल का प्रोजेक्ट, 3 साल का टाइम था, 2 साल का और बढ़ गया उसको। तो इस प्रॉब्लम को 2010 से लेके 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में काफ़ी फेस किया। जो रेपुटेड बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट फेल हुए, टाइमली डिलीवर नहीं हुआ। तो फिर गवर्नमेंट ने इसकी एक 10 मार्च 2016 को स्कीम पास हुई रेरा की। रेरा लोकसभा से पास हुआ था 10 मार्च 2016 को। रेरा क्या है, ये एक लॉ भी बनाई गई, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2016। ठीक है, तो राज्यसभा से 15 मार्च 2016 को ये पास हुआ। उसके बाद 2017 1 मई को ये एक्टिवेट हो गया कि ये रेरा आ गया मार्केट में। आखिर अब रेरा होता क्या है? रेरा में क्या होता है कि इसका एक तो इसकी स्ट्रिक्ट लाइन बहुत है, डेडलाइन बहुत है कि रेरा आने से पहले ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट होती है और ना हम कुछ चीज़ दिखा सकते हैं, मतलब लोगों को ब्रोचर वगैरह भी नहीं दिखा सकते कि हम ये चीज़ आपको बना के दे रहे हैं। ना मार्केट में आप देखो कोई प्रोजेक्ट रेरा नहीं हो, उसका कोई साइज़ वगैरह आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ पहले ही एक इसकी ब्रांच है, वो सारी चीज़ चेक करते हैं प्रॉपर्टी बिल्डर्स के बारे में। उसके बाद में रेरा आता है, रेरा आने के बाद ही हम मार्केट में ऐड चला सकते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं। तो इसकी अगर इसको जो फॉलो नहीं करते हैं तो उनका कैंसिल हो जाता है या पेनल्टी लग जाती है, वो जो भी डेडलाइन जो रेरा के रूल को फॉलो नहीं करता है। और इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? ये थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है, जो भी बायर होते हैं जो अपना चेक देते हैं या अमाउंट देते हैं, ठीक है, उस चेक अमाउंट जो भी पेमेंट होता है, मतलब प्रोजेक्ट का जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 80%, ये गवर्नमेंट और बिल्डर के बीच में बनाया जाता है। इस अकाउंट में प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का 80% अमाउंट जब तक होल्ड रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर नहीं होगा। मतलब अगर किसी भी, अब आप समझ सकते हो, कोई भी डेवलपर हो, अगर उसका 80% अमाउंट उस अकाउंट में है, जब तक वो उसको निकाल नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, जब तक वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर जाएगा। तो आपने देखा होगा 2015 के बाद में प्रोजेक्ट डिले हो गए, लेकिन डिलीवर्ड ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, अगर बाई चांस क्या होता है कि अगर फिर भी कोई भी बिल्डर अपने आप को करप्ट दिखा देता है या हो जाता है किसी भी रीजन से, तो इसकी एक लॉ भी बनाई गई है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस NCLT ये लॉबी में क्या होता है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ तो जो अमाउंट 80% अमाउंट होता है उसकी सारी टर्म कंडीशन फॉलो की जाती है और वो किसी भी और प्रोजेक्ट को, मतलब किसी भी और बिल्डर या किसी भी और डेवलपर को दे दिया जाता है। वो गवर्नमेंट के साथ लीगल अथॉरिटी के साथ साइन होता है और उसमें फिर वो क्या करता है कि जो 80% अमाउंट होल्ड हुआ है उस अमाउंट को यूज करके उस मार्केट में वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता है कोई और बिल्डर और उस अमाउंट को ले लेता है। जैसे RBI है, NCLT लॉ भी हो गई,
जैसे अगर आप बैंकिंग में देखोगे आरबीआई है, आरबीआई का क्या है, जब तक आरबीआई कोई भी न्यू रुपीज़ आते हैं या कोई नया नोट आता है मार्केट में तो उसको आरबीआई पहले पास करती है तो वो पूरी मार्केट में फैल जाता है। ऐसे ही अगर आप इंश्योरेंस के रिलेटेड जाओगे तो इसकी एक सेबी लॉ भी है, वो बनेगी, सभी का स्पेशल होता है। तो अब 80% अगर एक बिल्डर को अमाउंट लेना है तो प्रोजेक्ट को मार्केट में डिलीवर करना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट वह मार्केट में डिलीवर हो जाएगा। और पहले क्या था कि 80 पर जैसे बिल्डर किसी बायर ने अमाउंट दिया, अमाउंट ले लिया और उसके बाद में मार्केट में प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, किसी नई प्रोजेक्ट पे लग गए। और रेरा की डेडलाइन भी होती है, अगर आपने इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक प्रोजेक्ट डिलीवर, जैसे 3 साल टाइम दे दो, आज जिस 2023 में कोई प्रोजेक्ट आया 2027 का दिया, अगर वो 2027 में प्रोजेक्ट वो डिलीवर नहीं कर रहा है तो उस पर फिर चार्जेस लगने लग जाएंगे। जो भी बायर होते हैं जिन्होंने अमाउंट दिया तो उनको वो अमाउंट मिलने लगता है। या इसमें बायर बिल्डर को भी बेनिफिट हो गया कि अगर कोई भी बायर अमाउंट नहीं देता तो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे अगर पूरा टाइम में नहीं करेंगे। तो अब एक रिदम बन गया, एक सिस्टमेटिक वे हो गया। अगर मार्केट में कोई भी चीज़ आएगी तो वो टाइमली डिलीवर्ड होगी, कोई फेक कमिटमेंट नहीं होगी, जो भी ब्राउचर पर दिखाया जाएगा वही चीज़ लोगों तक पहुँची जाएगी। ठीक है, आज हमने रेरा के बारे में बात की। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें बात करेंगे कि रेरा आने के लिए टर्म और कंडीशन क्या क्या होती है, रेरा की ज़रूरत क्या क्या होती है, कि उसको फुलफिल क्या क्या टर्म कंडीशन होती है, उसके बाद रेरा पास होता है। ठीक है, और आपको ऐसी ही पूरा रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रियलिटी विद सचिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।